Hello all. Today in this lecture we are going to study about the persons who are not liable for registration under section 23. हमने पिछले वीडियोस में दो सेक्शन की बात करी थी, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24. इस लेक्चर में हम सेक्शन 23 की बात करेंगे. Whenever we talk about persons who are not liable for registration, there are two categories of persons. First is the persons who are not liable for registration, and second is specified categories of persons notified by the government exempted from obtaining registration. That means हम second वाले में कुछ specified categories की बात करेंगे जिसको गवर्नमेंट ने आज की डेट में exempt करा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं persons who are not liable for registration. यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है persons who are engaged exclusively in the business of supplying goods and or services not liable to tax, wholly exempt from tax. मतलब यहाँ पे हम उन गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं जिसको जीएसटी के परव्यू से या तो बाहर रखा गया है या फिर उन पे टैक्स को एग्जेम्प्ट करा हुआ है. तो जिन भी गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और वो एक्सक्लूसिवली डील करती है इन सप्लाइंग ऑफ पेट्रोल. एबीसी लिमिटेड कंपनी लेट्स से हिमाचल प्रदेश में है और वो सिर्फ पेट्रोल बेच रही है. हमें पता है कि पेट्रोल अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर है. दैट मीन्स there is no GST on petrol. पेट्रोल पे जीएसटी exempted है. So that means यहाँ पे ABC लिमिटेड कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है. They are not liable to get themselves registered under GST. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगेन सपोज करो ABC लिमिटेड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. और एबीसी लिमिटेड जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है सिर्फ सप्लाई करती है सर्विसेज बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज. तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है. उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. Hence, ABC Limited is not liable for registration. Next activity आती है इसमें an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation land. यहाँ पर हम सबसे पहले एग्रीकल्चरिस्ट का मीनिंग समझते हैं. यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट का मीनिंग है या तो कोई इंडिविजुअल या फिर HUF, that means हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम एग्रीकल्चरिस्ट तभी कहेंगे अगर वो लैंड कल्टीवेट करती है. दैट मीन्स जमीन से कुछ उगा रही है, कल्टीवेशन कर रही है, या तो खुद कर रही है या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर कर रहा है या फिर उसने किसी सर्वेंट को रखा हुआ है ऑन वेजेस विच आर पेड आइदर इन कैश और काइंड और उसके ऊपर खुद सुपरविजन करते हैं. तो उसको हम यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट खुद प्रोड्यूस करता है, कल्टीवेट करता है लैंड से और जो उस कल्टीवेशन लैंड से जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं अगर उसको मार्केट में सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के अलावा कोई और आइटम में डील करता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज पर द थ्रेशोल्ड लिमिट. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो मिस्टर ए है जो यूपी में है और उसके पास अपना लैंड है और उस पर वो कल्टीवेट करता है शुगर केन. दैट मीन्स वहां पे शुगर केन उगाता है. अब अगर वो सिर्फ शुगर केन जो वो उगा रहा है वो मार्केट में सेल करेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है.
दैट मीन्स वो सिर्फ शुगर केन में डील कर रहा है और किसी प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं वो शुगर केन जो खुद कल्टीवेट कर रहा है उसके साथ साथ बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी ट्रेड करता है, दैट मीन्स हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आलू, टमाटर या फिर एप्पल्स का, वो ट्रेड करता है किसी और से लेके फिर मार्केट में बेचता है, तो यहाँ पे जो भी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में सेल कर रहा है वो उसके खुद कल्टीवेट नहीं हो रहा, वो किसी और से लेके फिर बेच रहा है। तो इस केस में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उसको जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा यूपी में मिस्टर ए था उसकी सेल शुगर केन से लेट्स से आपकी 10 लाख की है और उसके अलावा वो बाकी के क्रॉप्स में भी डील करता है जिससे उसकी सेल 32 लाख की है। दैट मीन्स उसकी टोटल टर्नओवर 42 लाख की हो जाएगी। हमें पता है कि यूपी के अंदर टर्नओवर लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख की, सो दैट मीन्स उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है और इस केस में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम उन कैटेगरीज की बात करेंगे जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। दैट मीन्स यहाँ पे हम उन लोगों की बात करेंगे जो सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई के अंडर काम कर रहे। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जीटीए का। हम यहाँ पे सपोज करते हैं एबीसी कंपनी है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करती है जीटीए सर्विसेज। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि जीटीए इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वहां पे जीटीए के पास ऑप्शन होती है या तो वो नॉर्मल मैकेनिज्म यूज कर सकता है या फिर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज कर सकता है। अगर यहाँ पे जीटीए कंपनी सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज कर रही है तो इस केस में उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एबीसी कंपनी है, वो XYZ कंपनी को गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है और उसने ऑप्शनल करा हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो दैट मीन्स एबीसी कंपनी जो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। XYZ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट होने के कारण गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा और उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत है। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं XYZ लिमिटेड की जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम की है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में XYZ कंपनी जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी में रजिस्टर कराना है, एबीसी लिमिटेड कंपनी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको रजिस्टर नहीं कराना। नेक्स्ट केस आता है पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख। जैसा कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 24 में पढ़ा था कि इंटर स्टेट सप्लाई पे आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन गुड्स के केस में है, सर्विसेज के केस में नहीं है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हो 20 लाख तक की तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल 20 लाख को क्रॉस कर जाती है तभी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, और 10 लाख इन केस ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। दैट मीन्स अगर इन 4 स्टेट्स में आपकी सप्लाई 10 लाख को क्रॉस करती है तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो दिल्ली में है एंड सप्लाई करती है गुड्स टू यूपी। यहाँ पर XYZ लिमिटेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रही है, दैट मीन्स दिल्ली से यूपी में सामान बेच रही है, तो उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है।
लेकिन अगर XYZ लिमिटेड सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करती यूपी के अंदर, देन इन दिस केस अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा की होती तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। नेक्स्ट इज पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज टू नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। जैसा कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 24 में पढ़ा है कि अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स के केस में तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन अब जो हम दो केस डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स की तो उनको एग्जेम्प्ट करा गया है रजिस्ट्रेशन से। पहला केस है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। यहाँ पे नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है हैंडक्राफ्टेड कैंडल्स, पेपर मैशे गुड्स, कॉयर आर्टिकल्स, हैंड बैग्स, पर्सेस, ज्वेलरी बॉक्स, हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल्स एटसेट्रा। दैट मीन्स अगर आप इन सब में डील कर रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आपका अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और सेकंड है नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। नोटिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्राफ्टमैन हैंड से बनाता है, दैट मीन्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ मशीन्स की यूज होती है, हैंड मशीन का इस्तेमाल होता है। ये वाले आर्टिकल्स है लेदर आर्टिकल्स, कार्व्ड वुड प्रोडक्ट्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल हैंड प्रिंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉल्स, टॉयज एटसेट्रा। दैट मीन्स अगर आप नोटिफाइड प्रोडक्ट्स में भी डील करते हो और आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंट्रास्टेट। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपकी स्पेशल स्टेट्स थी मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, वहां पर आपकी टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख। अगर आपकी लिमिट 10 लाख को क्रॉस करती है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख को क्रॉस नहीं करती तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। और सेकंड यहाँ पे आपको चीज याद रखनी है कि जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे ई-वे बिल जरूर इशू होगा और पैन इज कंपल्सरी। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एबीसी लिमिटेड है मध्य प्रदेश में एंड द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हैंडमेड लेदर लैपटॉप बैग्स। अब ये कंपनी एबीसी लिमिटेड इंटरस्टेट सेल करती है और उसकी टर्नओवर 15 लाख है फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है। लेकिन अगर सेम एग्जांपल में उसकी टर्नओवर 25 लाख होती तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। अगेन हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, अब जो हम दो आइटम्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की बात करेंगे उनमें डील करते हैं तो उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है जब तक उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख, उनकी टर्नओवर 20 लाख तक नहीं हो जाती। अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करती है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है और 20 लाख क्रॉस नहीं करती तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। फर्स्ट है आपका नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिसकी अभी हमने बात करी है, जैसे आपका हैंडक्राफ्टेड कैंडल्स, पेपर मैशे गुड्स, कॉयर आर्टिकल्स, हैंड बैग्स, पर्सेस, ज्वेलरी बॉक्स, हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल्स एटसेट्रा। एंड सेकेंड इज नोटिफाइड प्रोडक्ट्स जिसकी भी हमने अभी बात करी है, जो होते हैं आपके हैंडमेड गुड्स होते हैं और जहाँ पे कुछ छोटी सी मशीन्स भी यूज कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं लेदर आर्टिकल्स,
carved wood products, bamboo products, textile hand printing, musical instrument, dolls, toys, etc. Next is persons making supplies of services through an e-commerce operators other than supplies specified under section 9 subsection 5 of CGST Act with the aggregate turnover up to 20 lakh. That means अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सर्विस लेते हैं और वो सर्विसेज आपके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट में कवर नहीं है, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जब तक 20 लाख नहीं हो जाती आपके लिए एग्जेम्पशन है जीएसटी में। जैसे ही आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 10 लाख, इसमें 10 लाख आपकी रहेगी इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर अगर हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में 3 आर्टिकल्स, 3 चीजों की बात करी गई है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब एंड मैक्सी कैब। यहाँ पर किसी भी पर्सन को अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो थ्रू रेडियो टैक्सी, मोटर कैब एंड मैक्सी कैब तो आप एग्जेम्प्टेड हो। सेकेंड है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब और एनी कमर्शियल प्लेस विच आर मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो उस केस में भी आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी पर्सन को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एक्सेप्ट हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और थर्ड सर्विस आती है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा। दैट मीन्स अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हाउसकीपिंग की सर्विस देता है किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट दोज आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उनके लिए भी जीएसटी में एग्जेम्पशन है। With this we comes to an end of today's lecture. For further reference you can refer the book Introduction to GST. Thank you.